दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। जी हां, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आपको याद होगा कि मोदी जी ने अपनी दूसरी पारी शुरू करते वक्त अपने पुराने नारे यानी स्लोगन में एक शब्द जोड़ा था और वो शब्द था विश्वास, जिसके बाद उनका नारा बना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मोदी सरकार का यह नारा अब कुछ का साथ और कुछ का विकास तक ही सीमित रह गया है। जरा गौर कीजिए कि आखिर साथ किनका मिल रहा है। जिन्हें सरकार से कुछ चाहिए यानी नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, नवीन पटनायक जैसे अपॉर्चुनिस्ट राजनेताओं का। और विकास किनका हो रहा है? अदानी का, अंबानी का और कुछ एक चहेते उद्योगपतियों का। लेकिन कहां गया सबका विश्वास? देश की आम जनता, जिन्होंने 5 साल धक्के खाकर भी फिर उसी को सिर माथे बिठाया जिसने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, जिसने कहा था कि मित्रों, उन्हें 60 साल दिए हैं, हमें 60 महीने दे दो, हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए लाकर देंगे। जिसने कहा था हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जिसने कहा था हम भ्रष्टाचार, महंगाई सब खत्म कर देंगे। आम जनता ने जब 60 महीने तक इन सारे जुमलों को बर्दाश्त कर लिया और फिर अगले 60 महीने दे दिए कि चलो इस बार कुछ करके बताओ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर अमल करके दिखाओ, तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई 3 तलाक से, शुरुआत हुई आर्टिकल 370 से और फिर नागरिकता में धार्मिक आधार पर संशोधन से। यानी शुरुआती 6 महीनों में ही अब कश्मीर के सेबों की लाली नहीं है, केसर की क्यारी नहीं है, शिकारे की सवारी नहीं है। सोमनाथ से निकली रथ यात्रा अब सही मायनों में अयोध्या पहुंच चुकी है। बस भव्य राम मंदिर में रामलला को बिठाने की तैयारी है। भारत के साथ धर्मनिरपेक्ष शब्द इन 70 सालों में जिनके कानों में खटकता रहा, अब उस शब्द को मिटाने की बारी है। जिस भारत के संविधान ने इस देश की नागरिकता के लिए धर्म की जरूरत नहीं मानी, यानी धर्मनिरपेक्षता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन अब क्या? अब संविधान गुम हो जाएगा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि इनका धर्म ही इनकी पहचान है। हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान बनने की राह पर है। देश की संसद में बहुमत से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये अब कानून भी बन गया। इसका मतलब ये है कि अब भारत में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस अधर्मी कानून के पीछे मासूम मंशा ये बताई जा रही है कि जो जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई और हिंदू प्रताड़ित होकर भारत आएंगे और शरण मांगेंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें बड़ी चालाकी से मुस्लिमों को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिन देशों के पीड़ित लोगों को हमने नागरिकता देने की बात कही है, उन देशों में तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा कहते वक्त म्यांमार के रोहिंग्या और पाकिस्तान के अहमदी लोगों को बड़ी आसानी से भुला दिया गया और संसद में खड़े होकर इतिहास और भूगोल का झूठा ज्ञान बघार कर भावनाओं के बूते कैब यानी नागरिकता संशोधन बिल को पारित करा लिया गया है। संविधान कहता है कि नागरिकों को समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता और संघ द्वारा भेदभाव रहित वर्ताव के अधिकार हैं। लेकिन इसी संविधान को संसद में बहुमत से ठेंगा दिखा दिया गया। मोदी सरकार का गुनाह केवल इतना ही नहीं है कि उसने संविधान की भावना के खिलाफ जाकर काम किया है, बल्कि उससे भी बढ़कर गलत काम किया है, संसद में झूठ बोलकर। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून को भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने वाला माना जा रहा है। इसीलिए जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया तो विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई और इसे असंवैधानिक कहा। मगर अमित शाह ने इस विधेयक को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए, जिनकी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को जरूरी बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि देश की आजादी के बाद अगर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन न किया होता तो आज नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शाह ने कहा, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन उनका ये कथन झूठ है और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आधार पर देश को बांटने का 2 राष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था, जबकि भारत का विभाजन करने में कट्टर हिंदू संगठनों का भी बड़ा योगदान था। इसके बारे में प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब द गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में विस्तार से लिखा है।
लोहिया लिखते हैं कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अखंड भारत को लेकर चिल्लाने वाले मौजूदा जनसंघ और इनके पूर्वजों ने ब्रिटेन और मुस्लिम लीग की देश के विभाजन में मदद की है। अमित शाह ने इस विधेयक को सही ठहराने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस निर्णय का हवाला दिया जिसके तहत 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके शरणार्थियों को भारत में आने दिया गया था। लेकिन ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा था कि केवल पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं का स्वागत किया जाएगा, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तानी सेना से भाग रहा था उसे भारत में आने की अनुमति दी गई थी। तब धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं था। अमित शाह का तीसरा बड़ा झूठ पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की घटती आबादी को लेकर था। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुसलमान आबादी 1951 के बाद नाटकीय रूप से कम हो गई है। उन्होंने 1951 में इसे 23% बताया और कहा कि दशकों के उत्पीड़न से इनकी आबादी कम होती गई है। लेकिन इसमें शायद जानबूझकर वे उस तथ्य को भूल गए कि ये आंकड़े बांग्लादेश के अलग होने के पहले के थे। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश बनने से पहले के पश्चिम पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1951 में 1.5 से 2% थी और आज भी इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। जनगणना ये भी बताती है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की आबादी 1951 के 22-23% से गिरकर 2011 में लगभग 8% रह गई है। यानी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जनगणना में खास फर्क नहीं आया है। बांग्लादेश में जरूर संख्या घटी है, लेकिन वहां की सरकार ने इसके पीछे उत्पीड़न को जिम्मेदार नहीं माना है। इधर अफगानिस्तान में गैर मुस्लिम समूहों में हिंदू, सिख, बहाई और ईसाई हैं। ये वहां की आबादी के 0.3% से भी कम हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या में जो कमी आई है उसकी वजह दशकों से चला आ रहा संघर्ष है, जिसके कारण लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। एक पुराना गीत है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन जो लोग संसद में खड़े होकर भी झूठ बोलने से बाज ना आए, आखिर उनसे देश को संभालने की उम्मीद कैसे रखी जाए। ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी सत्ता की खातिर और अपना दबदबा बनाए रखने की खातिर संसद की मर्यादा को भी ताक पर रखने से बाज नहीं आती। संसद में झूठ बोलकर और देश की धर्मनिरपेक्षता को दांव पर लगाकर संविधान की भावना को तहस नहस करके मोदी शाह उस आग को भड़का रहे हैं जिसमें देश जल जाएगा। जो देश 70 सालों तक 2-4 दुखद घटनाओं के अलावा लगभग शांत ही था, वो एक बार फिर जल उठा है। लेकिन उस आग को न दिखाने का सरकारी फरमान आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है कि सभी टीवी चैनल ऐसी सामग्री दिखाने से बचें जिससे हिंसा भड़क सकती है, जो राष्ट्र विरोधी नजरिए को प्रोत्साहित करती है, जो देश की अखंडता पर असर करती है। गौरतलब है कि मंत्रालय से ये सलाह उस वक्त दी गई जब पूर्वोत्तर के प्रदेशों में कैब के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। वैसे तो नेशनल मीडिया में देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कवरेज यूं ही कम रहता है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन हो तो चैनल दिखाते ही हैं। गोदी मीडिया तो ऐसे भी मोदी सरकार को कम से कम परेशानी हो इसका ख्याल रखते हुए अपने बुलेटिन दिखाता है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल हैं जो सच दिखा देते हैं। तो बस ऐसे ही चैनलों के लिए समझ लीजिए कि नोटिस आया है। वैसे पिछले 5-5.5 सालों में तमाम चैनलों में सांप्रदायिकता से भरे हुए तंग नजरिए वाले डिबेट प्रसारित होते रहे, तब ऐसी सलाह सरकार से नहीं मिली। अब जबकि कश्मीर के बाद असम, मेघालय, नागालैंड सब जगह लोग सरकार के विरोध में आवाज उठाने लगे तो देश की अखंडता का ख्याल आया है। कश्मीर में तो अगस्त से प्रतिबंध का लंबा दौर चला। मुंह पर पट्टी इतने कस के बांधी गई कि लोग बोलना भूल जाएं, चिल्लाना तो दूर की बात है। कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधने की भी कोशिश की, लेकिन साहब कानों का क्या करेंगे। सुनाई तो फिर भी पड़ रहा था कि किस तरह विचारों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब यही कोशिश जामिया से जोरहट तक और अलीगढ़ से अरुणाचल तक की जा रही है। जरा देखिए। नागरिकता कानून के विरोध में नागरिकों का बड़ा समूह देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतर आया है। वैसे सरकार ने बार बार संसद में कहा कि ये भेदभाव नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें बता रही हैं कि जनता ने इसमें छिपे भेदभाव को सूंघ लिया है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा सब जगह लोग विरोध में उतर आए हैं। सरकार ने कहीं धारा 144 लगा दी है, कहीं इंटरनेट को बंद करने का पुराना तरीका आजमाया है। कश्मीर को जैसे सेना के हवाले किया, वही काम असम में भी हुआ। लेकिन सारे तरीके आजमाए जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुके नहीं, बल्कि बढ़ते गए। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में विरोध हुआ। महाराष्ट्र के बीड, नांदेड़, हिंगोली, सांगली, शोलापुर में नागरिकता कानून का विरोध हुआ है। तमिलनाडु के सेलम में भी इस बिल का विरोध हुआ है, जहां 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में धारा 144 लगानी पड़ी।
हैदराबाद में बड़ी संख्या में लोगों ने नो सीएबी और नो एनआरसी के बैनर लेकर मार्च किया। पंजाब के मलेरकोटला में नागरिकता कानून के विरोध में शहर पूरी तरह ठप रहा। बिहार में 21 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने बंद बुलाया है। इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के झांसी और सहारनपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध में नारे लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने विरोध किया। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी नागरिकता कानून का विरोध हुआ। दिल्ली में जेएनयू में विरोध हुआ और जामिया मिलिया में तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर और लाठियां भांजकर नियंत्रण पाना चाहा। तो देश भर में विरोध की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के नागरिक राज्य, भाषा, धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठते हुए इस काले कानून के विरोध में हैं। दरअसल इस कानून ने समानता के उस कवच को देश के नागरिकों से छीनने का काम किया है जिसमें वे अब तक खुद को महफूज मानते थे। अब सवाल किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, उन तमाम लोगों का है जो किसी न किसी तरह से सताए हुए हैं या अतीत में जिन्होंने उत्पीड़न देखा है, सहा है। इस कानून से वे सारे लोग परेशान हैं जिनका भारत के संविधान में अटूट विश्वास रहा है, जो मानते आए हैं कि चाहे सत्ता किसी की भी हो लेकिन संविधान जनता का है और यही संविधान उसका सच्चा रखवाला है। अब जब इस संविधान को मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है तो जनता का दर्द भी दिखने लगा है। वैसे इस सरकार का यकीन तो जख्मों का इलाज करने की जगह जख्मों पर नमक छिड़कने में है, लेकिन दूसरों को दर्द देना कभी कभी खुद के लिए भी मुसीबत बन जाता है। आइए देखते हैं। दुनिया भर में मोदी मोदी के नारे लगवाकर मोदी जी खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाया करते थे, लेकिन अब उसी दुनिया में मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल उठे तो अब नागरिकता संशोधन कानून पर उठ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हम इससे चिंतित हैं कि भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून की प्रकृति मूल रूप से भेदभाव करने वाली है। सताए गए समुदायों को सुरक्षा देने का मकसद स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों ने अपने नागरिकों को पूर्वोत्तर न जाने की सलाह दी है। गुवाहाटी में 15 से 17 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मुलाकात होने वाली थी, जो अब टाल दी गई है। यानी असम के हालात देखते हुए जापानी प्रधानमंत्री भारत नहीं आ रहे हैं। इधर बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने भी भारत यात्रा रद्द कर दी है। अब सरकार इन सबको समझाते फिरे कि ये हमारा आंतरिक मामला है और अपने देश के नागरिकों के साथ हम चाहे जैसा सलूक करें। वैसे दूसरों को सब ठीक है का जुमला फेंकने वाली सरकार खुद जानती है कि सब ठीक नहीं है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने शिलोंग का दौरा रद्द कर दिया है। देखना यह है कि इसके पीछे सरकार क्या बहाना देती है। वैसे भी सरकार एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया शिगुफा छेड़ देती है और देश में तो इस वक्त मुद्दों की कोई कमी है भी नहीं। शीतकालीन सत्र को याद कर लीजिए, अभी जो बीता है। इसी सत्र में आखिरी दिन संसद में जिस तरह का हंगामा स्मृति ईरानी ने खड़ा किया वो इसी ध्यान को भटकाने का एक नमूना था। पिछली कई घटनाओं पर मैडम स्मृति ईरानी को भारत की महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब राहुल गांधी ने महिलाओं के सम्मान का सवाल उठाया तो उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया गया। शायद वे राजनीति को सोप ओपेरा समझ रही हैं, जिसमें डायरेक्टर जितने डायलॉग दे और जिस तरह से मेलोड्रामा खड़ा करने के लिए कहे वही करना होता है। इससे शायद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल जाए। लेकिन इस नाटक के एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सब याद रखें कि रंगमंच का पर्दा एक न एक दिन गिरना ही होता है और फिर सबके चेहरे से मेकअप भी उतरता है और नकाब भी हटते हैं। खैर, शायर मोहसिन एहसान ने ठीक ही फरमाया है कि मैं मुनक्कश हूं तेरी रूह की दीवारों पर, मैं मुनक्कश हूं तेरी रूह की दीवारों पर, मिटा सकता नहीं भूलने वाले मुझको। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।